हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो आज के इस क्लास में हिंदी के वैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो ये क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें किताब से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन के लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आपको पता है कि आपका हिंदी का परीक्षा 17 फरवरी के दिन होने वाला है। इसके लिए हर साल आने वाला प्रश्न यानी वैसे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं वैसे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और टोटल यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। उससे पहले अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि सीता के कितने लड़के थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि सीता के कितने लड़के थे। तो आपको याद रखना है सीता के 3 लड़के थे। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और इनका नाम क्या था? तो कैलाश नारायण बिज्जू। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि 3 बेटों की मां कौन थी। तो 3 बेटों की मां कौन थी? सीता थी। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, वाणी कब 20 के समान हो जाता है? वाणी का मतलब होता है बोली। जो हम लोगों का बोली है ये 20 यानी जहर के समान कब हो जाता है? तो जब हम लोग बात करते हैं और राम का नाम नहीं लेते हैं तो वैसा वाणी जो है ना 20 के समान हो जाता है। तो जब भी आपको याद रखना है क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है तो आपको याद रखना है राम नाम के बिना। राम नाम के बिना जो बोली है ना ये 20 के समान जहर के समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने बोला? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने बोला था? तो आपको याद रखना है नादिर शाह के सिपाहियों ने या नादिर शाह के सैनिकों ने। ये नादिर शाह के जो सैनिक है ये मथुरा और वृंदावन पे धावा बोलते हैं और किसका वध कर देते हैं? तो आपको याद रखना है घानानंद। घानानंद का वध कर देते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? तो मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? एक मंगमा थी, एक मंगमा का लड़का था, 2 हुआ। और मंगमा अपने लड़के का शादी कर दिया था तो उसकी एक बहू भी थी नजम्मा। और लड़के और बहू से एक क्या था? उसका पोता भी था, पोता हुआ था। यानी टोटल 4 लोग थे। आपको याद रखना है मंगमा के परिवार में। तो यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मंगमा की बहू का नाम क्या है? तो मंगमा की जो बहू का नाम है वो नजम्मा है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है घानानंद को कहा जाता है। और ये भी आपको याद रखना है कि जो घानानंद है ना ये बाबू किस बादशाह के यहाँ पीर मुर्शिद का काम करते थे? तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ ये पीर मुर्शिद थे। इसे आपको याद रखना है। और इनका वध किसने किया? घानानंद का वध किसने किया? तो नादिर शाह के सैनिकों ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए? जो गुरु नानक है वो क्या बोलते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे? तो आपको याद रखना है वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु बोलते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। और गुरु नानक कौन है बाबू? तो ये सिखों के पहले गुरु हैं। आपको याद रखना। और सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। और इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। और इनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? ननकाना साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सीता को रसमलाई किसने भेजा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो सीता है इसको रसमलाई किसने भेजी थी? तो सीता को रसमलाई भेजी थी आपको याद है नारायण की पत्नी भांवरी। ठीक है ना, जो नारायण की पत्नी भांवरी है वो क्या भेजी थी? रसमलाई भेजी थी। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आता है कि वो अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। किसने बोला था? तो आपको याद है बिज्जू की पत्नी पुष्पा। जो बिज्जू की पत्नी पुष्पा थी ना वो बोलती है कि अपनी मतलब अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, ऐसे बात बोलती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए
यहाँ पे कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, यानी जो बिरजू महाराज हैं ये कैसे डांस करते हैं आपको बताना है। तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं बाबू, तो आपको याद रखना है जो बिरजू महाराज हैं ये कथक नृत्य करते हैं, आपको याद रखना है। और बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ घराने में हुआ था, आपको याद रखना है। और ये लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सुजान सागर किसकी रचना है। एक एक क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, तो इस क्लास को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। क्वेश्चन है कि यहां पे सुजान सागर किसकी रचना है, तो सुजान सागर और एक आता है सुजान रसखान, तो जिसमें रसखान जुड़ा है वो रसखान लिखे हैं। अगर आएगा सुजान सागर तो सुजान सागर किसने लिखा है बाबू, तो आपको याद है घानानंद ने लिखा है। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सुजान सागर किसने लिखा है, तो सुजान सागर लिखे हैं, आपको याद रखना है सुजान सागर लिखे हैं घानानंद, सुजान रसखान, तो लास्ट में रसखान जुड़ा है तो सुजान रसखान लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बहू की दशा है। अब आपको बताना है कि जो बहू है इसकी दशा कैसी है, तो बहू की दशा कैसी है बाबू, मगरमच्छ जैसा है, इसे आप लोग याद रखिए मगरमच्छ सी, ठीक है। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा ना राइट हो जाएगा। और मंगमा को किससे विवाद रहता था, किससे झगड़ा रहता था, तो अपनी बहू से झगड़ा रहता था। यह भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मंगमा की बहू का नाम क्या है, तो मंगमा की बहू का नाम नजम्मा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। भाई मदन को किसने एक घूसा मारा, तो जब मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था तो कासू भी आता है, वो भी बोलता है मैं भी लट्टू खेलूंगा, तो मदन बोलता है ये नहीं खेलेगा। इसी पे क्या करता है जो खोखा है वो क्या करता है, मदन को एक घूसा रसीद करता है। तो वही यहां पे पूछा जा रहा है कि मदन को एक घूसा रसीद किसने किया, तो आपको याद नहीं खोखा ने एक घूसा इसको मार दिया। तो मदन क्या करता है, खोखा को मारता है और खोखा का 2 दांत टूट जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मदन का दांत किसने तोड़ा, तो सॉरी खोखा का दांत किसने तोड़ा, मदन ने तोड़ा। खोखा का कितना दांत तोड़ा मदन ने, तो 2 दांत। ये आप लोग याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन की रचित काव्य में है। अब आपको बताना है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन के किस काव्य में, तो किस काव्य में ग्रामीण जीवन यानी गांव के बारे में बताया गया है, तो आपको याद रखना है जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद आपको याद रखना है, ये प्रेमघन लिखे हैं और जीर्ण जनपद में ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। एक एक क्वेश्चन बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो आपको याद रखना है ये लिया 50 रुपया। वो लोग बोले कि 50 रुपया माँ को दिया जाएगा और माँ जो है वो अलग बना के खाएगी, इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है सीता रुआसी क्यों हो गई, उदास क्यों हो गई, तो अपना काला ओढ़ना देखकर जो सीता है ना वो रुआसी हो गई, उदास हो गई, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो आपको याद नहीं जो सेन साहब थे ना इनकी 5 लड़कियां थी और ये 5 लड़कियां कैसी थी, सुशील थी। और इन 5 का नाम क्या था, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कथाकार को बरसों से मंगमा कौन सी वस्तुएं दिया करती थी, तो कथाकार को मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी, तो आपको याद रखना है जो मंगमा है ना वो क्या बेचती थी, दही बेचती थी और कथाकार को वर्षों से दही देती है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बहादुर का पूरा नाम क्या था। अब यहां पे आपको बताना है जो बहादुर था, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है बहादुर कहां से भाग कर आया, तो बहादुर कहां से भाग कर आया था, नेपाल से भाग कर आया था। और बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है। और बहादुर के नाम से बाबू दिल शब्द किसने उड़ा दिया, किसने हटा दिया, तो आपको याद रखना है जो लेखक की पत्नी निर्मला है वो हटा दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए रसखान किसे चितचोर कहे हैं। जो रसखान है ना बाबू चितचोर किसे बोले हैं, चित यानी मन होता है, मन को चुराने वाले किसे बोले हैं, तो आपको याद रखना है कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान को चितचोर बोले हैं। अब यह भी क्वेश्चन आता है कि रसखान प्रेम ऐनी किसे बोले हैं, तो रसखान बाबू प्रेम ऐनी किसे बोले हैं, तो प्रेम ऐनी बोले हैं राधा जी को। अब यह भी क्वेश्चन आता है कि माली मालिन किसे बोला गया है, ठीक है ना, तो माली मालिन किसे बोला गया है, कृष्ण और राधा जी को बोला गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटता है, आपको बताना है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटता है, तो आपको याद रखना है चौखटा में बेटे का जो क है ना
वो नहीं अटता है, इसे आपको याद रखना है। जितना चौखटा हम लोग बना के देते हैं उससे बड़ा में वो लिखते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है, तो क नहीं अटता, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है, तो पंक्ति से यानी देखिए क यहां पे, तो ख यहां पे बनाना चाहिए ना, तो लड़के यहां पे ख बनाते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो जो पंक्ति से उतर जाता है ख, इसे आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो ख। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सीता के पुत्रों के नाम क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो सीता के पुत्र थे इनके क्या क्या नाम था। कैलाश नारायण बिजू, नाम आपको याद रखना है। क्या नाम था बाबू, कैलाश नारायण बिजू। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सीता के बहुओं का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कैलाश की जो पत्नी थी वो राधा थी, नारायण की जो पत्नी थी वो भावरी थी, बिजू की जो पत्नी थी वो पुष्पा थी। ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिमाण हुआ है। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परदेश की विद्या पढ़ने से क्या हुआ है। तो परदेश की विद्या पढ़ने से क्या हो गया है कि सबकी जो बुद्धि है ना वो विदेशी हो गई है, इसे आप लोग याद रखिएगा। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिमाण हुआ है, तो परदेश की विद्या पढ़ने का यही परिमाण है कि सबकी बुद्धि विदेशियों की तरह हो गई है, विदेशियों की तरह बोल रहे हैं, विदेशियों की तरह रह रहे हैं, विदेशियों की तरह कपड़ा पहन रहे हैं, विदेशियों की तरह खा पी रहे हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वारेन हेस्टिंगस कौन था। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था। तो वारेन हेस्टिंगस बाबू कौन था, तो आपको याद नहीं, ये भारत का गवर्नर जनरल था, आपको याद रखना है। और वारेन हेस्टिंगस को बनारस के पास, ये आपको याद रखना है, कहां, तो बनारस के पास, आप लोग याद रखिएगा जगह का नाम, बनारस के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। और इस सोने के सिक्कों से भरे घड़े को ये कहां भिजवा दिए थे, तो अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो गांव में बाबू जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, कौन जुआ खेलता था, तो आपको याद रखना है रंगपा। जो रंगपा था ना, ये गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति था। ये भी क्वेश्चन आता है कि मंगमा का हाथ किसने पकड़ा था, तो मंगमा का हाथ रंगबा पकड़ा था, इसे आपको याद रखना है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, रंगपा, इसे आपको याद रखना है। अमराई का कुआं कहां स्थित है। देखिए एक एक क्वेश्चन बाबू एकदम वीवीआई क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अमराई का कुआं कहां है, तो अमराई का कुआं बाबू कहां पे है, रास्ते में है। और यहीं पे जो रंगपा था ना वो मंगमा का हाथ पकड़ा था। अगर क्वेश्चन आएगा कि रंगपा मंगमा का हाथ कहां पे पकड़ा था, तो अमराई के कुआं के पास पकड़ा था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेमघन है जो वो आदर्श अपना किसे मानते, तो प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो आपको याद है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेमघन अपना आदर्श मानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहां पे है, तो गुरु नानक का जहां पे जन्म हुआ है ना उस जन्म स्थान को क्या बोला जाता है, ननकाना साहब बोला जाता है। और ननकाना साहब बाबू अब कहां पे है, तो आपको याद रखना है ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना। और इनके गांव का नाम क्या था, तलवंडी गांव था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीता है बाबू वो क्या देखकर रुआसी हो गई, उदास हो गई, तो अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई, उदास हो गई, इसे आपको याद नहीं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि जो सीता है अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो जाती है, उदास हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेघदूत सबसे पहले पूछता है किसकी किताब है, तो मेघदूत बाबू किसकी किताब है, कालिदास की किताब है। और कालिदास की इस किताब मेघदूत को जर्मनी में अनुवाद किसने कराया, तो जर्मनी के विद्वान कौन थे, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर करवाए थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो गुरु नानक जी हैं इनके पत्नी का नाम क्या था, तो गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है सुलक्षणी। गुरु नानक जी के पत्नी जी का नाम क्या था, सुलक्षणी, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार था, हथियार की जगह पे अस्त्र भी लिखता है, ठीक है ना।
तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था या हथियार का था, क्या था? तो आपको याद रखना है नाखून। जो नाखून था ना, ये प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, नाखून था, इसे आपको याद रखना है। और जो नाखून है ये किसकी निशानी है? तो नाखून जो है ये पाश्विक वृत्ति यानी पशुता की निशानी है, इसे आपको याद रखना है। और निर्लज अपराधी किसे कहा गया? ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? नाखून को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अविन्यो किस देश में स्थित है? ये आपको बताना है। तो अविन्यो बाबू किस देश में? तो अविन्यो जो है आपको याद नहीं, ये फ्रांस में स्थित है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अविन्यो जो है ये भी क्वेश्चन आता है कि अविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अविन्यो आपको याद रखना है रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। और अविन्यो शहर भी है, प्लस क्या है बाबू? अविन्यो शहर भी है, प्लस ईसाई मठ भी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी में बाबू प्रमुख पात्र कौन सी है? तो आपको याद रखना है पपाती, क्योंकि पपाती पे ही पूरा नगर कहानी है। और नगर कहानी के लेखक कौन है अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आपको बताना है सुजाता। और सुजाता, अब ये भी क्वेश्चन आता है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का पूरा नाम या वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन है, आपको याद रखना है। और नगर कहानी की जो मेन है बाबू वो कौन है? पपाती है। पपाती का उम्र कितना है? ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद रखना है पपाती का जो उम्र है 12 वर्ष की है। और पपाती को कौन सा रोग हो गया है? तो पपाती को मेनिंजाइटिस रोग हो गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत माता कविता के लेखक कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत माता कविता के लेखक कौन है। तो भारत माता कविता के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत है, आपको याद रखना है। और सुमित्रानंद पंत को आपको याद रखना है प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रसखान किस में सिद्ध थे? मतलब सिद्ध थे, आपको यहां पे बताना है। तो रसखान बाबू किस में सिद्ध थे? तो सवैया और छंद में, इसे आपको याद रखना है, सवैया और छंद में। तो यहां पे सवैया दिया है, तो यहां पे हम लोग क्या देंगे? डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा, ये सवैया और छंद में सिद्ध थे, आपको याद रखना है। और जो वही जो घनानंद थे वो किस में सिद्ध थे? तो सवैया और धनछारी, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हिरोशिमा किस देश में? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हिरोशिमा है वो किस देश में है। तो आपको याद रखना है कि जो हिरोशिमा है ये जापान में है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिरोशिमा आपको याद रखना है, जो जापान है ना, क्वेश्चन ये पूछता है कि उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? तो उगते सूरज का देश किसे बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। और इसी हिरोशिमा पे सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, इसे आपको याद रखना। और परमाणु बम कहां जाके गिरा था? तो नगर के चौक पे, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदार बाबू बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का आरोप लगाए। और कितना रुपए पैसे चुराने का आरोप लगाए? तो आपको याद रखना है 11 रुपया चुराने का आरोप लगाए। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रिश्तेदार आए थे, आपको याद रखना है संडे, रविवार के दिन, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एस रंगराजन का लेखक का पूरा नाम क्या है? तो एस रंगराजन लेखक का पूरा नाम क्या है? एस का मतलब होता है बाबू सुजाता रंगराजन। तो एस रंगराजन का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है सुजाता या सुजाता रंगराजन, आप लोग यहां पे याद रखिएगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। और ये नगर कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो भारतीय संविधान के निर्माण में बाबू महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आपको याद रखना है महत्वपूर्ण भूमिका है भीमराव अंबेडकर जी की। और भारतीय संविधान किसने लिखा है बाबू? भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है, बाबा साहब कहकर किन्हें पुकारा जाता है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर बाबू पढ़ने के लिए कहां गए? तो न्यूयॉर्क गए। और किसके प्रोत्साहन पे पढ़ने के लिए गए? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे गए थे न्यूयॉर्क पढ़ने, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पे हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य में। और इनके गांव का नाम है महू। और एक दलित परिवार में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? आपको बताना है। तो कवि जो सुमित्रानंद पंत हैं, इनके अनुसार भारत माता की कितनी संतानें हैं जो दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो आपको याद रखना है 30 कोटि। 30 कोटि देगा, नहीं तो 30 करोड़ देगा, ठीक है ना। तो 30 करोड़ या 30 कोटि जो संतानें हैं भारत माता की जो दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गिरधर कौन था भाई? तो गिरधर कौन थे? तो गिरधर आपको याद रखना है मदन के पिताजी थे, आपको याद रखना है।
और जो गिरधर लाल थे ये किसके फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे, तो आपको याद रखना है सेन साहब की फैक्ट्री में ये किरानी का काम करते थे, इसे आपको याद रखना है। और कासू के पिता कौन थे, तो आपको याद रखना है सेन साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, तो आपको याद रखना है एक वृक्ष की हत्या। जो एक वृक्ष की सॉरी दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, तो आपको याद रखना है हिरोशिमा। जो हिरोशिमा है ना, ये दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। इसमें मानव के द्वारा ही मानव को मारा गया है, एक बार में बहुत ज्यादा क्या किया गया है, मारा गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी, हिरोशिमा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तो तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, आप लोग याद रखिएगा कांडवेल की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो तुलनात्मक व्याकरण जो है ये कांडवेल की है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया, तो किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि जो गोस्वामी विठलदास उन्होंने क्या किया कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया, तो ये 252 वैष्णव की वार्ता आपको याद है। 252 वैष्णव की वार्ता, इसे आपको याद है। इसे पता चलता है कि जो रसखान है इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया है, गोस्वामी विठलनाथ। अब यहां पे ये भी क्वेश्चन आता है कि जो रसखान के गुरु कौन थे, तो रसखान के गुरु कौन थे, तो आपको याद है गोस्वामी विठलनाथ जो हैं ये रसखान के गुरु हैं। और रसखान बाबू किनके भक्त थे, तो रसखान आपको याद रखना है भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मीर मुंशी समाज के किस कवि का वध हुआ, तो मीर मुंशी बाबू कौन थे, तो आपको याद रखना है जो घनानंद थे ना, ये मीर मुंशी थे। आपको याद रखना है किसके, तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला की ये मीर मुंशी थे, और यही समझ के जब नादिर शाह के सैनिक मथुरा और वृंदावन पे धावा बोले तो ये मिल गए और इनका क्या किया, वध कर दिया। इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और घनानंद को क्या कहा जाता है, प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी किससे। अब यहां पे आपसे बोला जा रहा है जब हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया तो और दिन कहां से धूप निकलता है, अंतरिक्ष से निकलता है ना, जो सूर्य हमारा अंतरिक्ष में है वहां से धूप आता है। लेकिन जब हिरोशिमा पे बाबू परमाणु बम गिराया गया तो नगर के चौक पे परमाणु बम गिरा और जो धरती है ना वो फट गई, धरती में गड्ढा हो गया, फट गई, और वहीं से इतना तेज प्रकाश निकला। कहां से, तो फटी धरती से। आपको याद रखना है फटी धरती से इतना तेज प्रकाश निकला जिसमें मानव को क्या किया, वाष्प बना के उड़ा दिया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी मिट्टी से, आपको याद नहीं किससे, फटी मिट्टी से, क्योंकि जहां पे परमाणु बम गिरा था ना वहां पे ये क्या हो गया था, जो जमीन था वो फट गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, तो भाई जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किसने नहीं किया, तो आपको याद रखना है मां ने, क्योंकि मां जो है ये बार बार अस्पताल को क्या बोलती है, तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि मां अस्पताल को किसकी उपमा देती है, तो मां अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। इसे आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। अब क्या हुआ कि शहर में पढ़ने वाली एक कुसुम नाम की लड़की पागल हो जाती है और हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है, ठीक हो जाती है। तो माँ भी सोचती है कि मैं भी अपनी मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराऊंगी तो सही हो जाएगी। तो माँ क्या करती है, राजी हो जाती है हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए। तो पहली बार आपको याद है, जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किसने नहीं किया, तो माँ ने नहीं किया। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है, हिरोशिमा कविता में बाबू सूरज किसे कहा गया है, तो हिरोशिमा कविता में आपको याद रखना है सूरज बोला गया है अणु बम को। इसे आपको याद रखना है किसे बोला गया है, अणु बम को। ये आप लोग याद रखिएगा बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन बम नहीं, अणु बम को बोला गया है सूरज। इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये कहां पे निकला था, क्वेश्चन आएगा कि हिरोशिमा नामक कविता में मतलब जो सूरज है मानव द्वारा रचित सूरज वो कहां पे निकला यानी कहां पे आके गिरा, तो नगर के चौक पे। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो भारत माता के संबंध में इसमें से क्या सही है, तो जो भारत माता है ना ये गांव में निवास करती हैं, भारत माता गांव में बसती हैं, तो भारत माता को क्या बोला जाता है, ग्रामवासिनी। इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो भारत माता जो है आपको याद रखना है ग्रामवासिनी है, ये गांव में बसती हैं। आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत माता कहां निवास करती हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो भारत माता कहां निवास करती हैं, गांव में निवास करती हैं, ये आपको याद रखना है। यंग इंडिया पत्रिका का
संपादन किसके द्वारा किया गया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये 100 के 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे आपको 100% याद रखना है। तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने 2 पत्रिका का संपादन किए थे, एक यंग इंडिया और एक हरिजन, दोनों का नाम आपको याद रखना है और ये सोशल साइंस में भी आता है। अगला क्वेश्चन ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत, कि महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे, तो महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे, 1915 में। इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे, 1915 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था, तो शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली एक लड़की, गांव की लड़की, वो पागल हो गई थी, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वो सही हो गई, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था कुसुम। इसे आपको याद रखना है। और जब मां देखती है कि कुसुम सही हो गई पागल हो गए, तो बोलती है कि मैं भी अपनी बच्ची को हॉस्पिटल में लेके एडमिट कराऊंगा। और इससे पहले वो क्या बोलती थी कि हॉस्पिटल जो है आपको याद नहीं, ये गौशाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं, कवि के अनुसार बाबू भारत माता की आंखें क्या हैं, तो गंगा यमुना क्या है बाबू, जो 2 नदियां हैं भारत की, ये भारत माता की आंखें हैं, इसे आपको याद रखना है। तो कवि के अनुसार भारत माता की आंखें क्या हैं, तो गंगा यमुना है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निर्लज अपराधी बाबू किसे कहा गया है, तो नाखून को निर्लज अपराधी कहा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बार बार काटने पे भी ये क्या होता है, दोबारा जम जाता है, इसीलिए इसे बोला गया है निर्लज अपराधी। इसमें लाज नहीं है, काटिए बार बार जम जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते हैं, तो किस देश के लोग बड़का बड़का नाखून पसंद करता है, तो आपको याद रखना है गौड़ देश के लोग, जो गौड़ देश के लोग हैं ना, वो बड़ा बड़ा नाखून पसंद करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो अज्ञेय जो थे ना बाबू, ये प्रयोगवादी कवि थे, इन्होंने 7 कवियों को बैठा के एक कविता लिखवाया, इन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किए, तो इनमें इनके नाम के साथ कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो ये प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। और 7 कवियों को बैठा के जो एक कविता इन्होंने लिखवाया था, उसका नाम क्या था बाबू, तो तार सप्तक, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कौन सा महीना आशा भरा महीना बन गया मां जी के लिए, तो एक साधु बाबा थे, वो बोल दिए थे कि जो मंगू है ना, वो आने वाले अगहन के महीना में सही हो जाएगी, तो मां के लिए अगहन महीना जो है ना आशा भरा बन गया, आराध्य देव महीना बन गया, मां को विश्वास हो गया कि आने वाले अगहन महीना में मंगू सही हो जाएगी। ठीक है ना, तो कौन सा महीना मां जी के लिए आशा भरा महीना बन गया, तो आपको याद रखना है अगहन, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, जो बहादुर है बाबू अपने घर से क्यों भागा, तो मां के मार के कारण। ठीक है ना, मां के मार के डर से, क्योंकि बहादुर क्या किया था, अपनी मां की प्यारी भैंस को खूब मार दिया था, और भैंस भागी भागी किसके पास आ गई थी, मां के पास। अब मां की, जो बहादुर की मां थी ना, वो गुस्से से पागल थी और बहादुर को ढूंढ रही थी मारने के लिए, तो बहादुर रात भर जंगल में छिपा रहा और सुबह ले भाग जाता है घर से। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा बहादुर अपने घर से क्यों भागा, तो मां के मार के डर से या मां के मार के कारण, यहां पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं, भारत माता की आंखें क्यों झुकी हुई हैं, तो आपको याद रखना है चिंता से। भारत माता की जो आंखें हैं ये क्यों झुकी हुई हैं बाबू, चिंता से झुकी हुई है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत माता का आंचल कैसा है, तो भारत माता का आंचल कैसा है, तो आपको याद रखना है भारत माता का जो आंचल है ये धूल भरा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मैक्स मूलर कहां के निवासी थे, तो मैक्स मूलर बाबू कहां के निवासी थे, तो जो मैक्स मूलर थे ये आपको याद रखना है, ये जर्मनी के थे, आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आपके आता है कि मैक्स मूलर कितने साल के थे, तो इन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू किया, तो मैक्स मूलर 18 साल के थे, तो इन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। और संस्कृत इन्होंने कहां से पढ़ा, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि टॉल्स्टॉय कौन थे, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि टॉल्स्टॉय कौन थे, तो टॉल्स्टॉय कौन थे, तो टॉल्स्टॉय आपको याद रखना है, ये एक रूसी लेखक थे, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगू कब से पागल है, तो जो मंगू है बाबू वो कब से पागल है, तो आपको याद रखना है
कि जो मंगू है ये जन्म से ही पागल है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिट्टी की भाई अबोध मूर्तें कौन है। तो मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, तो आपको याद रखना है जो जनता है। जनता जो है ना, आपको याद रखना है ये मिट्टी की अबोध मूर्ति है। इसको कितना भी कष्ट दे दीजिए ये उफ तक नहीं बोलते। जैसे मिट्टी का अगर मान लीजिए आप मूर्ति बना दिए, उसको क्या कीजिए, डेली उसको आग में डाल दीजिए, उसको 10 कोड़ा मार दीजिए, वो कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। जैसा उसका हम लोग शकल बना देंगे वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो वो जनता क्या है बाबू, मिट्टी की अबोध मूर्ति है, इस पे कितना भी जुलुम कर लीजिए ये कुछ नहीं करती है। अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। तो किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो आपको याद रखना है जनता। जनता के हुंकारों से महलों की जो नींव है वो उखड़ जाती है, इसे आपको याद रखना है। सवैया और छंद में सिद्ध कवि कौन है, तो सवैया और छंद में कौन सिद्ध थे, तो आपको याद रखना है रसखान। जो रसखान थे ये सवैया और छंद में सिद्ध थे, आपको याद रखना है। और जो घानानंद थे वो किस में थे, सवैया और धनछारी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीन बेटे की मां कौन थी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन बेटे की मां कौन है, तो आपको याद रखना है सीता। जो सीता है ना, ये तीन बेटे की मां है, और सीता के तीनों लड़के का नाम क्या है, कैलाश, नारायण, बिजू, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगू की बड़ी बहन कौन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन कौन है। तो मंगू की बाबू बड़ी बहन जो है वो आपको याद रखना है कमू है, और कमू का शादी हो गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है। अब एक वृक्ष की जो हत्या कविता है इसके कवि कौन है, तो आपको याद रखना है कुंवर नारायण। जो कुंवर नारायण है ना, ये एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि हैं। और कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कुंवर नारायण आपको याद रखना है ये नगर संवेदना के कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्य बने। अब इसमें से आपको बताना है वो कौन से कवि हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। तो राज्यसभा के इसमें से सदस्य कौन बने थे, तो आपको याद है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह जो दिनकर जी थे ये राज्यसभा सांसद भी बने थे, आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, तो राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म कहां पे हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिला में, और इनके गांव का नाम था सिमरिया, इसे आप लोग याद रखिएगा। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में, हाँ आपको बताना है। तो बाढ़ की समस्या बाबू किस कहानी में दिखाया गया है, तो आपको याद है ढहते विश्वास। जो ढहते विश्वास कहानी है ना, इसमें बाढ़ की समस्या दिखाया गया है। और ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो सीता है, सॉरी लक्ष्मी है, आपको याद रखना है। और लक्ष्मी के पति कहां पे नौकरी करते हैं, कोलकाता में। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, लक्ष्मण है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूर से कौन ललकारता है। अब आपको बताना है दूर से कौन ललकारता है। तो दूर से कौन ललकारता है, तो बूढ़ा चौकीदार जो वृक्ष है, वृक्ष चौकीदार, आपको याद नहीं, दूर से ललकारता है। और यह भी क्वेश्चन आता है कि वृक्ष कहां पे था। तो वृक्ष बाबू कहां पे था, तो लेखक का जो घर का दरवाजा है ना वहीं पे जो वृक्ष है ना वहीं पे था, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और वृक्ष का जो सूखा डाली था वो कैसा दिखाई देता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो वृक्ष का जो सूखा डाली है ये राइफल की तरह दिखाई देता था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कवि के अनुसार देवता कहां मिलेंगे। ये भी बोर्ड एग्जाम, ये जो क्वेश्चन ना बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कवि के अनुसार भाई देवता कहां मिलेंगे। तो कवि के अनुसार देवता आपको कहां मिलेंगे, तो खेत खलिहानों में मिलेंगे, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। इसमें देवता किसे कहा गया है, तो किसान मजदूर को देवता कहा गया है जनतंत्र के जन्म कविता में, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मराठी किस भाषा, मराठी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। अब जो मराठी भाषा है ना वो किस लिपि में लिखी जाती है, यहां पे ये क्वेश्चन है। तो मराठी जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको याद रखना है मराठी हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी की विविध बोलियां हो गया, नेपाली हो गया, नेवरी हो गया, ये सब देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, तो हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया, यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था। तो स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था, गुड़ निधि ने किया था, आपको याद रखना है। और जो गुड़ निधि था ना, ये गांव में पढ़ाकू किस्म का लड़का था। अगर क्वेश्चन आएगा कि गांव में पढ़ाकू किस्म का लड़का कौन था, गुड़ निधि था। अब ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि गुड़ निधि कहां से लौट कर आया था। तो जो गुड़ निधि थे ना ये कोटक से लौट के आए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए।
तो जो कवि रस खान थे ये भगवान श्री कृष्ण के क्या थे बाबू, भक्त थे। और ये इनका किस राजवंश में ये उत्पन्न हुए थे, तो आपको याद नहीं, ये पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पे हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य है और इनके गांव का नाम क्या है, महू है। और किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल आपको याद रखना है, सॉरी 14 अप्रैल 1891 आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन की बचाना है हवा को। हवा को क्या हो जाने से बचाना है? तो आपको याद रखना है हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। नदियों को क्या हो जाने से बचाना है? तो नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो झोपड़ी और महल में लड़ाई होगा, झोपड़ी यानी गरीब लोग, महल यानी अमीर लोग। गरीब और अमीर के बीच में लड़ाई होगा तो बाबू कौन जीतेंगे? तो हमेशा महल वाले जीतेंगे, हमेशा अमीर आदमी जीतते हैं। ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी बाबू जो थी आपको याद नहीं है, ढहते विश्वास कहानी में। और लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो अच्युत था, आपको याद ना। और छोटे लड़के का नाम केशव था, तो ये भी आपको याद ना है। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है? अच्युत है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जारशाही कहां थी? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो जारशाही वो कहां थी? तो जारशाही कहां थी बाबू? रूस में थी। रूस के राजा को क्या बोला जाता था? जार बोला जाता था, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कवि दिनकर के अनुसार सोने के ताज पहनकर कौन इठला रही है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन है जो सोने के ताज पहनकर इठला रही है? तो आपको याद रखना है भारत देश की मिट्टी। जो देश की मिट्टी है ना, आपको याद रखना है, ये सोने की ताज पहनकर इठला रही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। रसखान दिल्ली से कहां चले गए, ये आपको बताना है। तो रसखान बाबू दिल्ली से कहां चले गए? तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। तो ब्रजभूमि पे आपको टिक कर देना है। और रसखान किसके द्वारा शिक्षा हासिल किए? तो आपको याद रखना है, गोस्वामी विठलनाथ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? बोर्ड एग्जाम में आता है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो आपको याद रखना है, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यह भी क्वेश्चन आता है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए महाराज यताति केसरी ने किसका बांध बनवाया था? तो महाराज यताति केसरी ने किसका बांध बनवाया था? तो पत्थर के बांध बनवाए थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम का पर्व नाम जुड़ा हुआ है? यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं, ये आपको याद नहीं, ये शहनाई बजाते थे। और मुस्लिम के किस पर्व में ये ज्यादा शहनाई बजाते थे? तो आपको याद रखना है, मुहर्रम। तो आपको याद रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी है ना, आपको याद रखना है, जिसे राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ये जो लिखे हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहां मिलता था? तो कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा बाबू कहां मिलता था? तो घर के दरवाजे पे, क्योंकि जो वृक्ष था वो कहां पे था बाबू? घर के दरवाजे पर था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष था ये कैसा कपड़ा पहना हुआ था? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष बाबू कैसा कपड़ा पहना हुआ था? तो मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, ये आपको याद रखना है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। और लक्ष्मण कहां पे नौकरी करते हैं? कोलकाता में नौकरी करते हैं। और सीता कहां पे नौकरी करती है? तो आपको याद रखना है, तहसीलदार के यहां, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रेम अयनी श्री राधिका किसकी रचना है? तो प्रेम अयनी श्री राधिका बाबू किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है, रसखान। जो रसखान है ना, ये प्रेम अयनी श्री राधिका लिखे हैं, आपको याद रखना है, कविता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे बाबू लक्ष्मी का घर था। सी वाला ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो ढहते विश्वास कहानी है, इसमें किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो बाढ़ और सुखाड़ से किसे प्रभावित दिखाया गया है? तो आपको याद है, उड़ीसा। जो उड़ीसा
है ना, यहाँ पे हमेशा बाढ़ आता है, ज्यादा बाढ़ ही आता है, ये क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, इसे आपको याद रखना है। तो इसे बाढ़ और अब सुखाड़ की इसमें समस्या दिखाया गया है, और ये ढहते विश्वास कहानी में है। और ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना सतकौड़ी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था, उर्वशी पे मिला था, आपको याद रखना है। और संस्कृत का इनका एक और है, संस्कृत का 4 अध्याय, उस पे क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो संस्कृत के 4 अध्याय पे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था, उर्वशी पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला, आ गया ना। तो दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार, स से साहित्य अकादमी पुरस्कार और स से संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रसखान के चित्तचोर कौन है, अथवा रसखान ने चोर किसे कहा है। क्वेश्चन आता है रसखान ने चोर किसे कहा है, या रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है। तो आपको याद रखना है चोर किसे कहा है, तो आपको याद रखना है भगवान श्री कृष्ण को चित्तचोर बोले हैं, मन को चुराने वाले, आपको याद रखना है। हल किराए पर लेके बीघे भर जमीन की खेती कौन करवाई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हल को किराए पर लेकर और बीघा भर जमीन पे बाबू खेती कौन करवाई थी। तो आपको याद रखना है लक्ष्मी, जो लक्ष्मी थी ना, आपको याद रखना है, ये हल किराए पर लेकर और बीघे भर खेत पे मतलब क्या करवाई थी, खेती करवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये भी बोर्ड एग्जाम में कि लक्ष्मी के जो पूर्वज हैं वो लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ के गए थे। तो लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ के गए थे, तो आपको याद रखना है 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो किस देश के लोग बाबू बड़का बड़का नाखून पसंद करता है, तो आपको याद रखना है गौड़ देश के। जो गौड़ देश के लोग हैं ना, ये बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो दक्षिणात्य थे, दक्षिणात्य एकदम छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, किसके हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। तो इंद्र का वज्र किसके हड्डी से बना था, तो दधीची के हड्डी से, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया। तो कबीर खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया, तो आपको याद है गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ जो है आपको याद है कबीर खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे, और ये कहां लिखा गया है, तो 252 वैष्णव की वार्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दारिस क्या है बाबू। तो दारिस क्या है, तो दारिस सोने के प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है, इसे आपको याद रखना है। और कितना सोने का सिक्का मिला था, तो 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से एक भरा घड़ा मिला था। और कहां मिला था, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कहां पे सोने का सिक्का मिला था, सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ढहते विश्वास कहानी में आपको बताना है कि जो तूफान में किसका घर टूट गया था। तो तूफान में बाबू किसका घर टूट गया था, तो लक्ष्मी का जो घर था ना तूफान में टूट गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो मतलब वो 172 दारिस नामक सोने के सिक्के कहां से मिले थे, बनारस के पास से मिले थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कभी बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहां पे मिलता था। तो कभी को हमेशा बूढ़ा चौकीदार जो वृक्ष था ना, वो घर के दरवाजे पर मिलता था, क्योंकि जो वृक्ष था वो घर के दरवाजे पर ही था। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो अपना देश भारत है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम आपको याद रखना है। बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुआ। तो बिरजू महाराज के जो पिताजी थे, इनका मृत्यु हुआ, आपको याद न, लूह लगने के कारण से, ये आपको याद न। और बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो इनके पिता का देहांत हो गया, तो आपको याद रखना है 9.5 साल के। जब ये 9.5 साल के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया लूह लगने के कारण से, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो आपको याद नहीं, महाराज यताति केसरी ने। जो महाराज यताति केसरी है, ये क्या किए बाबू, कटक शहर को बांध की चपेट से बचाने के लिए, बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, आपको याद रखना है। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, किसान मजदूर है। और ये आपको कहां मिलेंगे, तो जो किसान है वो खेत खलिहानों में मिलेंगे, मजदूर कहां मिलेंगे, तो सड़क के किनारे गिट्टी तोड़ते हुए। ये आप लोग याद रखिएगा, इसमें का एक एक क्वेश्चन बाबू जबरदस्त एकदम इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी के पास कितना जमीन था, आपको बताना है।
तो जो लक्ष्मी है उसके पास बाबू कितने जमीन थे, पूर्वज उसके लिए कितना जमीन छोड़ के गए थे, तो आपको याद रखना है 1 बीघा जमीन था लक्ष्मी के पास, पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। तो मैक्स मूलर बाबू कितने साल के थे, तो संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिए थे लिपजिंग विश्वविद्यालय से, तो आपको याद रखना है 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की उम्र में आपको याद रखना है जो मैक्स मूलर हैं वो लिपजिंग विश्वविद्यालय से पढ़ाई करना शुरू कर दिए थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पे 100 काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ा दिए। तो जल्दी से एक बार आप सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए, सभी बच्चे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है ना। इसमें नहीं, एक दूसरा कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप लोग जरूर बताइएगा जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो, ठीक है ना। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग जरूर याद करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।